नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री 360 पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो पीजीटी का एग्जाम होता है उससे संबंधित आपका एक कोर्स आने वाला है। उस कोर्स के अंतर्गत जो जीके का पोर्शन होता है उसमें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं आप सभी विद्यार्थियों के साथ में रहने वाला हूं। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और मुझे पिछले 7 वर्षों का अनुभव है। उस अनुभव के साथ में मैं आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला हूँ। तो इसके पहले हमारी एक क्लास हुई है जिसमें मैंने आप सभी लोगों को सिलेबस के विषय में बताया हुआ है और आपके क्वेश्चंस का जो लेवल है उसके विषय में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। तो हमें पता चला था कि सिलेबस तो काफ़ी छोटा है लेकिन उससे आने वाले प्रश्नों का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हमें हर टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा डीपली जा करके पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लोग आपके सिलेबस का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है संविधान की विशेषताएं। लेकिन हम जब किसी भी व्यक्ति की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो उससे संबंधित पहले ये तो जान लेते हैं कि वो है क्या, है कि नहीं। तो संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करने से पहले हमें संविधान का अर्थ समझना पड़ेगा। संविधान का अर्थ के बाद में फिर हम लोग उसकी विशेषताओं का भी अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों संविधान क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिएगा संविधान। संविधान दोस्तों किसी भी देश का क्या होता है, आप लोग नोट करते जाएंगे। संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है या मूल कानून होता है, यह मूल कानून होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कि आपके घर की व्यवस्था का संचालन करने के लिए एक मेन कानून बनाया जाता है कि सभी लोगों को इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे घर में वापस आ जाना है। एक टाइम लिमिट डिसाइड कर दी जाती है, वो आपके घर का मूल कानून होता है। उस मूल कानून के अनुसार अगर आप काम करते हो तो आपके समाज में इज्जत भी बढ़ती है, आपके घर का भी अच्छे से विकास हो पाता है। ठीक उसी तरीके से देश की व्यवस्था का संचालन करने के लिए एक कानून की आवश्यकता होती है। उस कानून के अनुसार अगर देश चलता है तो देश की हर पूरे विश्व में इज्जत भी बढ़ती है और वह देश अच्छे तरीके से विकास भी कर पाता है। तो संविधान क्या हो जाएगा, मूलभूत कानून हो जाएगा जिसके अनुसार देश की व्यवस्था का संचालन होगा। अब इसी संविधान के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलता है, व्यवस्था का संचालन करने से संबंधित मूलभूत जो संस्थाएं हैं उनका उल्लेख इसी संविधान के अंतर्गत हम लोगों को मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोग लिखेंगे तो मूलभूत संस्था, मूलभूत संस्था, मूलभूत संस्था कौन सी हो जाएगी मित्रों, एक तो है विधायिका अर्थात देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था। देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था का उल्लेख इसी में ही है, क्योंकि अगर ये विधायिका नहीं होगी तो देश को नागरिकों को नियंत्रित करने से संबंधित कानून कौन बनाएगा, तो उसका उल्लेख भी संविधान के अंतर्गत ही होता है। फिर उसके बाद में कार्यपालिका। कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों मंत्री लोग और अधिकारी कर्मचारी। ये विधायिका अर्थात संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाते हैं, तो उनका वर्णन भी इसी संविधान के अंतर्गत होता है। और प्लस न्यायपालिका, अगर मान लीजिए कानूनों का कोई उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका दंड देती है। और इन तीनों के माध्यम से देश में एक व्यवस्थित व्यवस्था का निर्माण होता है और लोग नियंत्रित होकर के काम करते हैं और देश के हित में काम करते हैं। अगर मैं इसको एग्जाम्पल घर से लेकर के चलूं तो घर के अंतर्गत भी आप लोग देखेंगे कि एक नियम कानून बनाने वाले लोग होते हैं, दादा पापा, है ना। उन कानूनों को लागू करवाने वाले लोग होते हैं मम्मी और भाभी या फिर चाची। वो उन कानूनों को लागू करवाने वाले लोग होते हैं, वो देखते रहते हैं कि आप सभी अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से अपने काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अगर मान लीजिए आप सभी विद्यार्थियों में से कोई अगर उन नियमों कानूनों का उल्लंघन करता है तो आपको डांट पड़ जाती है, अर्थात न्यायपालिका का काम भी होता है घर में। जिससे आप क्या करते हो, एक नियंत्रित जीवन जीते हो और नियंत्रित जीवन जी करके अपनी सफलताओं को प्राप्त करते जाते हो। अगर आप अनियंत्रित हो जाओगे तो आप लोग सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से घर के अंतर्गत व्यवस्था का संचालन करने के लिए 3 आधार स्तंभों का होना जरूरी है, ठीक उसी तरीके से देश के अंतर्गत व्यवस्थित व्यवस्था का संचालन करने के लिए इन 3 आधार स्तंभों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इन सब का उल्लेख कहाँ पर होता है, संविधान के अंतर्गत होता है। इसके अलावा इनका जो जनता के साथ संबंध होता है उसका उल्लेख भी संविधान के अंतर्गत होता है। जैसे विधायिका के साथ जनता का संबंध चुनाव के माध्यम से होता है, कार्यपालिका के साथ जनता का संबंध अर्थात मंत्रियों के साथ जनता का संबंध क्या होता है, जनता
विरोध करती है अगर मंत्री लोग सही से काम नहीं करते हैं तो, या फिर जनता को अगर कुछ करवाना होता है तो अपनी मंत्रियों के माध्यम से करवाती है जनता। तो इस तरीके से जनता का संबंध होता है मंत्रियों से। और न्यायपालिका से जनता का संबंध कैसे होता है कि भाई न्यायपालिका न्याय करती है लोगों के लिए, न्यायपालिका न्याय करती है जनता के लिए। तो इन सब संबंधों के विषय में भी हमें संविधान में जो है कुछ वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनका इनका जनता के साथ संबंध, इनका जनता के साथ संबंध जो है हमें संविधान में मिलता है। अब ये तो बेसिक जो है परिभाषा मैंने आप लोगों को दी हुई है। अब हमें इस बात की तो जानकारी मिल गई कि एक संविधान क्या होता है और संविधान के अंतर्गत किन मूलभूत संस्थाओं का उल्लेख होता है। ठीक है, अब बात आती है इसी संविधान की विशेषता की। तो अगर संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं अर्थात के मेन बातों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जिनके अनुसार व्यवस्था का संचालन होना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जब कभी भी हम शादी के लिए जाते हैं तो लड़का या लड़की देखने जाते हैं। लड़का या लड़की कौन है उसका नाम जानने के बाद में फिर उसकी विशेषताओं के विषय में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी होती है। सब करते हैं कि भैया ये लड़का जो है वो क्या करता है, इसके दोस्त लोग कौन हैं, है ना, फिर ये किस तरीके की एक्टिविटीज करता है। तो उसकी जो विशेषताएं हैं उनके विषय में हम लोग जानते हैं, मूल विशेषताओं के विषय में जान लेते हैं, जिससे हमें ये निष्कर्ष निकालने में मदद मिल जाती है कि ये लड़का कैसा होगा, या ये निष्कर्ष निकालने में मदद मिल जाती है कि लड़की कैसी होगी। ठीक है कि नहीं। ठीक उसी तरीके से देश के संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको जानने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे देश का संविधान कैसा है, और उससे हमें इस बातों का भी पता चल जाएगा कि हमारे देश का संविधान किन सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है। उससे इस बात का पता भी चल जाएगा आपको कि देश की व्यवस्था मूल किन किन सिद्धांतों के अनुसार चल रही है। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी, संविधान की विशेषताएं। हेडिंग डाल लीजिएगा संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत जो पहली विशेषता है दोस्तों उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। संविधान की जो पहली विशेषता है वह है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, निर्मित, लिखित और विशाल संविधान। निर्मित, लिखित और विशाल संविधान, ये पहली विशेषता है हमारे संविधान की। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा संविधान निर्मित है, अर्थात संविधान सभा ने इसका निर्माण किया है, संविधान सभा ने इसको बनाया है। जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका संविधान निर्मित नहीं है, वहां का संविधान विकसित संविधान है। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन का संविधान किसी एक संविधान सभा ने नहीं बनाया है, वहां का संविधान विकसित संविधान है। पुराने समय से वहां पर कानून बनते आ रहे हैं और वही कानून वहां का संविधान का रूप ले लेता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर बकायदा एक संस्था थी जिसने इसका निर्माण किया हुआ है। तो देखिए निर्मित का अर्थ क्या हुआ, संविधान सभा ने बनाया। लिख लीजिए दोस्तों इसके नीचे, संविधान सभा द्वारा निर्मित, है ना, संविधान सभा द्वारा निर्मित। ठीक है, इसके नीचे ये भी लिख लीजिएगा, ब्रिटेन की तरह विकसित नहीं है, की तरह विकसित नहीं है। वहां पर संविधान जो है वो विकसित हुआ है, निर्मित नहीं हुआ है। विकसित मतलब धीरे धीरे करके उसका विकास हुआ है ना। तो इस पॉइंट को जरा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा संविधान की इसी विशेषता के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि यह लिखित संविधान है। लिखित का अर्थ होता है कि एक बुक के अंदर लिखा हुआ संविधान है, ब्रिटेन की तरह अलिखित नहीं है। ब्रिटेन में जो संविधान है वो प्रॉपर एक जगह पर लिखा हुआ ही नहीं है, अलग अलग कानूनों में उसका विषय में चर्चा होती रहती है। हमारे यहाँ पर एक बुक के अंतर्गत यह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे दोस्तों हम लोग, लिखित का अर्थ क्या हो जाएगा, एक किताब में लिखित है, एक किताब में लिखित है हमारा संविधान। ठीक है कि नहीं, तो ये हो जाएगा एक किताब में लिखित है हमारा संविधान। फिर उसके बाद इसमें ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, ब्रिटेन की तरह अलिखित नहीं है, ब्रिटेन की तरह अलिखित नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। तो हमें अगर हम लोग इसके पक्ष और विपक्ष में एकाध देश की और बात कर लेते हैं तो हमें उसके विषय में क्लियरिटी और ज्यादा हो जाती है। फिर हमारा संविधान विशाल संविधान भी है,
विशाल संविधान का अर्थ ऐसा है दोस्तों कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इतना बड़ा विशाल संविधान और किसी देश के अंतर्गत शायद ही कभी देखने को मिलता है। तो ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। इसमें एक विवाद भी उत्पन्न होता है कि 22 भाग वाला जो विवाद है, कुछ किताबों के अंतर्गत 25 भागों के विषय में भी बात हुई है दोस्तों, लेकिन 22 भाग के अंदर ही वह भाग है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, भाग 9 के अंतर्गत भाग 9A, फिर भाग 9B, है ना, तो इस तरीके से दिया हुआ उसमें। फिर उसके बाद अगर आगे की बात करूं तो भाग 14 के अंतर्गत 14A। तो इस तरीके से भागों के अंतर्गत भाग जुड़े हुए हैं। भाग 4 के अंतर्गत 4A। तो भागों के अंतर्गत भाग जुड़े हुए हैं। इस आधार पर जो है भागों की संख्या ज्यादा किताबों के माध्यम से बता दी जाती है, लेकिन सही 22 ही माना जाता है। 395 अनुच्छेदों की बात करूं तो 395 अनुच्छेद में भी कुछ किताबों के अंतर्गत 460, 468 या उससे भी ज्यादा अनुच्छेदों के विषय में बात होती है। लेकिन अनुच्छेदों के अंतर्गत अंदर ही अनुच्छेद जोड़ दिए गए दोस्तों, इसलिए हम लोग उनको अलग से कोई आर्टिकल नहीं मानते हैं। और अनुसूचियां तो 12 हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो भाग हमारे संविधान में कितना है, 22 भाग है दोस्तों। और अनुच्छेद आप सभी लोग नोट डाउन करते जाएंगे। अनुच्छेद कितना है हमारे संविधान के अंतर्गत, 395 ही हमारे संविधान में अनुच्छेद है। और अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो संविधान के अंतर्गत अभी 12 अनुसूचियां हैं, है ना। तो इतना विशाल संविधान शायद ही कहीं पर देखने को मिले। तो ये लिख लेंगे कि इतना बड़ा, अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इतना विशाल कहीं शायद ही किसी देश के संविधान का, या शायद ही किसी देश का संविधान हो, ऐसा आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर नोट्स आपका बन जाए। तो ये पहली विशेषता थी दोस्तों। इसका अर्थ यहाँ से आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भारतीय संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता है, उसमें ये एक पहली विशेषता के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में आपका दिया जा सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से देश में अलिखित संविधान है, कौन से देश में विकसित संविधान है। क्योंकि जब हम इस विशेषता को पढ़ते हैं तो इस विशेषता को पढ़ते समय हम लोग इन सब विषयों में जानकारी भी प्राप्त करते हैं, इसलिए वहां से जोड़ करके भी आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों आ सकता है। फिर उसके बाद में दूसरी जो हमारे संविधान की विशेषता है उसके ऊपर हम लोग आना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा और चर्चा इस पे कर लेते हैं कि भारत का संविधान बहुत ज्यादा विशाल है। तो भारत का संविधान बहुत ज्यादा विशाल है, तो इसके विशालता के पीछे के कारण क्या क्या है, उसकी विशालता के पीछे के कारण जो है दोस्तों वह कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं कारण की बात करूं तो वह ऐतिहासिक कारण है। क्योंकि आपसे कारण प्रश्न में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत कि पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषता विशाल होना है, इसके पीछे के कारण निम्न में से कौन से हैं, ABCD, इस तरीके का क्वेश्चन ना जोड़ करके आपका हो सकता है। तो ऐतिहासिक कारण है दोस्तों ये विशाल होने का। ऐतिहासिक कारण का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं बात करूं कि हमारा जो संविधान है उसमें ज्यादातर पोर्शन जो लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और उसी का ज्यादातर पोर्शन हमने ग्रहण कर लिया। तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जो कानून बना हुआ था 1935 का, वो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा था और उसी के प्रावधानों को हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके कारणवश ये जो है संविधान विशाल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऐतिहासिक कारण के संविधान में। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा दोस्तों संविधान में, ताकि आपके जब भी आप लोग पढ़ेंगे ना, तो अगर जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर वो अगर आप लोग लिख लोगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, याद करने में आसानी हो जाएगी। तो ऐतिहासिक कारणों में क्या हो जाएगा, संविधान संविधान में अधिकांश भाग, है ना, संविधान में अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। तो जो कि ऑलरेडी ही बड़ा था, जब उसके प्रावधान हमारे साथ में जुड़े तो भारत का संविधान भी बड़ा हो गया। तो एक कारण तो ये हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद में अगर मैं दूसरे कारण की बात करूं दोस्तों, है ना, इसके बाद में अगर मैं दूसरे कारण की बात करूं आप लोगों से, तो दूसरा कारण है कई संविधान का अध्ययन करके इसको स्टार्ट किया गया, है ना। जो मैं यहाँ पर लिखता हूं ना दोस्तों,
वो तो एक ऐसा है कि वो समझने के लिए लिखा जाता है। अगर ये मेन पॉइंट भी आप लिख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर वो आप लोग अपने नोट्स के अंतर्गत नोट करके और व्यवस्थित नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो जो मैं लिखता हूँ वो भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। कई संविधान का अध्ययन करना, जैसे कि बात करें कि भारत का जो संविधान है उस समय लगभग 60 संविधानों का अध्ययन करके उसको बनाया गया। तो जब 60 संविधान का अध्ययन करके उसको बनाया गया है तो आप समझ सकते हैं कि उन सभी संविधानों में से कुछ ना कुछ तो हमने लिया होगा। सभी देशों के संविधानों की अपनी अपनी कुछ अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उनको हमने ग्रहण किया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा संविधान बड़ा हो गया है ना। तो कई संविधान का अध्ययन करके बना है इसलिए संविधान हमारा बड़ा हो गया है। तो इसको लिखेंगे लगभग, अगर आप लोग लिखना चाहें दोस्तों, लगभग लगभग 60 देशों के, लगभग 60 देशों के, है ना, संविधान का अध्ययन करके बनाया गया, इसलिए जो क्या हो गया है हमारा ये बड़ा हो गया है। फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं कि अगला जो कारण है इसका विशाल होने का, वह ये कारण है कि संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं और राज्य सरकार के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। इसके कारण भी ये काफी ज्यादा विशाल और बड़ा हो गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, संघ सरकार का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है। इसके अंतर्गत आपको संसद का प्रावधान मिल जाएगा, उसके बाद में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और साथ में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान मिल जाएगा। और राज्य सरकारों के लिए अलग से प्रावधान संविधान के भाग 6 में किया गया है, जिसमें आपको राज्य का विधानमंडल, साथ में हाई कोर्ट और साथ में मुख्यमंत्री वगैरह से संबंधित चीजें, राज्यपाल से संबंधित चीजें मिल जाएंगी। तो केंद्र सरकार के लिए अलग से प्रावधान किया है। इट मीन्स के केंद्र सरकार को संघ सरकार भी हमारे यहाँ पर बोला जाता है, तो उसके लिए एक अलग से भाग है और राज्य सरकारों के लिए एक अलग से भाग है। तो इसके कारण क्या हो गया, हमारा संविधान इतना ज्यादा विशाल हो गया, इतना ज्यादा बड़ा हो गया। फिर हमारे संविधान के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे आपको पता होगा कि अभी संविधान में पहले अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 370 था, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया था, है कि नहीं। तो अनुच्छेद 370 में वह प्रावधान जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देते थे वो हटा दिए, लेकिन अभी भी अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को लेकर के कुछ चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन वो चीजें हटा दी गई हैं जो जम्मू कश्मीर को एक अलग से मतलब हम बोलते थे ना कि जम्मू कश्मीर एक अलग तरीके का राज्य है। तो बहुत अलग तरीके का राज्य जो था वो बहुत अलग तरीके का राज्य अब हट गया है। हाँ, उसको विशेष केंद्र शासित प्रदेश का राज्य, केंद्र शासित जो दर्जा दिया गया है वो जरूर उसके पास में भी है। तो अनुच्छेद 370 में कुछ प्रावधान तो अभी भी हैं, लेकिन वो प्रावधान हट गए हैं जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371 में आप देखोगे मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। तो अब इन विशेष राज्य का दर्जा जिनको दिया हुआ है तो उनको अलग से कुछ विशेष प्रावधान उनके लिए किए गए। अब उनके लिए अगर विशेष प्रावधान किए गए हैं, वहां की व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है देश का संविधान तो बड़ा हो ही जाएगा, है ना। तो ये है एक विशाल होने के पीछे का कारण दोस्तों। फिर उसके बाद में आगे की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व। ये भी एक कारण है हमारे यहाँ पर संविधान का विशाल होने का, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व, ये भी एक कारण है। अब इस देखो क्या होता है, जो भी कानून का विशेषज्ञ होता है वो बहुत बारीकियों से चीजों को लिखता है, ठीक, बहुत बारीकियों से चीजों को लिखता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करेगा, अन्यथा नहीं। अब आप सोचो कि जो भाषा जो यूज की गई है आर्टिकल 21 में, या फिर मैं अनुच्छेद 15 की बात कर लेता हूँ आप लोगों से। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि राज्य राज्य किसी व्यक्ति से, राज्य किसी व्यक्ति से या राज्य, हाँ उसके अंतर्गत लिखा हुआ दोस्तों, राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भारतीय नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो अब देखो कितना क्लियर क्लियर चीजों को लिखा गया है। कुल मिलाकर के मेरा एक एग्जांपल देने का यहाँ पर आप लोगों से संबंध था कि हर चीज को बहुत क्लियर क्लियर लिखा गया है वहां पर। तो उसके कारण क्या हुआ है,
वो ज्यादा बड़ा बन गया। अब कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व था उनमें, तो उन्होंने क्या कर दिया, हर चीज को बहुत बारीकी से लिखा हुआ है, जिसके कारण वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये एक प्रावधान यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है ना, एक प्रावधान यहाँ पर ये हमें समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद भारत का विस्तार और विविधता। भारत का विस्तार काफी ज्यादा है। आप देखेंगे कि भारत के अंतर्गत राज्य तो है ही है, केंद्र शासित प्रदेश भी है ही है, उसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जो इनको की विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। तो भारत का आकार अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है। वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से प्रशासन करने की आवश्यकता होती है। फिर इसके अलावा और अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जो विविधता है भारत की, विविधता का अगर हम लोग ध्यान रखें तो भारत के अंतर्गत जो है जो जातिगत विविधता बहुत ज्यादा है ना, सांस्कृतिक विविधता हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और उन सब के कारण उन सब से संबंधित कुछ ना कुछ प्रावधान हमारे यहाँ पर करना पड़ा है, जिसके कारण संविधान काफी ज्यादा विशाल हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ST SC को आरक्षण हमने दिया हुआ है। इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती हैं उनके लिए अनुसूचित क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। हम देखते हैं कि उनके लिए पैसा एक्ट भी बनाया जाता है जो कि पंचायती राज से संबंधित होता है। तो अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखें, तो अगर हमने अलग अलग जाति के लिए, अलग अलग धर्म से संबंधित लोगों को संतुष्ट करने के लिए, अलग अलग सांस्कृतिक पक्ष को संतुष्ट करने के लिए कुछ थोड़े थोड़े भी प्रावधान अगर संविधान में जोड़े हैं, तो ही वह विशाल बन जाएगा। क्योंकि इतनी ज्यादा विविधता है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि अगर आप सबको संतुष्ट करोगे और कुछ ना कुछ उसके अंतर्गत प्रावधान करोगे, तो ऑटोमेटिकली संविधान जो है विशाल बन जाना है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, भारत का विस्तार और विविधता, इसके कारण भी हमारा संविधान जो है काफी ज्यादा बड़ा बन गया है। अब आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में यहाँ से, वो कैसे आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि भारत का संविधान विशाल क्यों बन गया, विशेषता है भारत के संविधान की विशालता होना। तो भारत का संविधान विशाल क्यों बन गया, निम्न में से कौन से कारण है या कौन सा कारण नहीं है, इस तरीके का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंतर्गत बन सकता है। फिर उसके बाद अब लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़े अगर हम लोग, तो देखें नेक्स्ट जो विशेषता है हमारे संविधान की, वो आ जाता है संविधान की सर्वोच्चता। अगली सेकंड जो हमारे संविधान की विशेषता है वह है संविधान की सर्वोच्चता। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के विपरीत कुछ भी नहीं बन सकता हमारे देश के अंतर्गत। भारतीय संविधान के विपरीत विधायिका अर्थात संसद कानून का निर्माण भी नहीं कर सकती। कार्यपालिका अर्थात मंत्री या सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोई आदेश नहीं निकाल सकते, कोई नियम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ऊपर संविधान है। संविधान के विपरीत ना तो कानून बनेगा और ना ही कोई आदेश या नियम बन सकता है ना। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। संविधान के विरुद्ध ना तो कोई कानून बनाया जा सकता है और ना ही कोई आदेश पारित किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर मैं और आप लोगों से इसमें बात करूं दोस्तों इसका अर्थ के विषय में, तो अर्थ एक ये भी हो जाता है कि हमारे यहाँ पर संविधान का मौलिक ढांचा है, संविधान के मौलिक ढांचे के विपरीत कोई कानून नहीं बन सकता। अब उसके विपरीत अगर कोई कानून बन जाता है तो वो न्यायपालिका के पास चला जाता है, क्योंकि संविधान की रक्षा करना न्यायपालिका का कर्तव्य है। और न्यायपालिका के पास जाता है तो न्यायपालिका के पास में उससे संबंधित एक शक्ति है दोस्तों, जिसे हम लोग न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहते हैं, या जिसे हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। उसके माध्यम से न्यायपालिका अर्थात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस कानून को चेक करती है कि उस संविधान के मौलिक ढांचे के विपरीत है कि नहीं है, और अगर वह मौलिक ढांचे के विपरीत है तो फिर उसे असंवैधानिक घोषित कर देती है और उसे लागू नहीं होने देती है। तो अर्थात समझ में हमें ये आ रहा है कि संविधान के मौलिक ढांचे के विपरीत कुछ बन ही नहीं सकता, अर्थात संविधान के विपरीत कुछ बन ही नहीं सकता। तो संविधान क्या है, सबसे ऊपर है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट को और लिख लेंगे कि मौलिक ढांचे के विपरीत कानून बनने पर, मौलिक ढांचे के विपरीत कानून बनने पर, कानून बनने पर है ना, मौलिक ढांचे के विपरीत कानून बनने पर न्यायपालिका, न्यायपालिका न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर देती है, उसे असंवैधानिक
घोषित कर देती है, असंवैधानिक घोषित कर देती है, उसे असंवैधानिक घोषित कर देती है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि देश का संविधान सबसे ऊपर है, उसके विपरीत कोई कानून या कोई आदेश नियम नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर यह भी लिख दीजिएगा कि संघ सरकार, या फिर अगर अपन बात करें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसी के अनुसार काम करती है। राज्य सरकार इसी के अनुसार कार्य करती है, इसी के अनुसार कार्य करती है, ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, इसी के अनुसार कार्य करती हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर हमारा संविधान ही है। यहां से कैसे क्वेश्चंस आएंगे? यहां से तो यही क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है। उसमें एक ये संविधान की सर्वोच्चता वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। ये सब कुछ तो हमने समझने के लिए इसको किया हुआ है, ताकि ये हमारे माइंड के अंतर्गत अच्छी तरीके से रह जाए। फिर उसके बाद संविधान की जो अगली विशेषता है वह है कठोरता और लचीलेपन का होना। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत का संविधान जो है, कठोरता का अर्थ होता है कि बहुत कठिन तरीके से संशोधित होना, और लचीलेपन का अर्थ होता है कि आसानी से संशोधित हो जाना। ठीक है, तो भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत कठिन तरीके से संशोधित होते हैं, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आसानी से संशोधित हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है हमारे संविधान में। कठोरता का अर्थ क्या हो जाएगा? कठोरता का अर्थ हो जाएगा, कठोरता का अर्थ हो जाएगा कठिन तरीके से संशोधित होना, कठिन तरीके से संशोधन। कठिन तरीके से संशोधन का अर्थ, इसमें जैसे कि हमारे संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से संशोधित होते हैं दोस्तों, है ना। विशेष बहुमत का अर्थ होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3। तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत का अर्थ होता है जितने टोटल हैं, चाहे उतने उपस्थित हो अथवा ना हो। कुल सदस्य संख्या का अर्थ होता है, अगर लोकसभा की बात करें तो 545, तो उसमें 545 का बहुमत चाहिए, है ना। 545 का बहुमत चाहिए, 273, चाहे भले ही से 545 उपस्थित हो सदन में अथवा ना हो। अगर विशेष बहुमत से संविधान का संशोधन करना है और वह संविधान संशोधन विशेष बहुमत से ही होगा, तो उसमें कुल सदस्य संख्या का बहुमत तो चाहिए ही चाहिए है, भले ही से उस दिन सदन में जितने 545 सदस्य हैं उसने उपस्थित हो या ना हो। और इसके साथ साथ उपस्थित और मतदान, जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका 2/3 बहुमत भी चाहिए होता है। तो ये दोनों बहुमत चाहिए होते हैं। अब आप समझो, इतना ज्यादा इस तरीके का बहुमत लाना कोई आसान बात नहीं है। हो सकता है ना कि उस दिन कोई उपस्थित ही ना हो, कोई पूरी पार्टी के पूरे सांसद उपस्थित ना हो, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुमत लाना संभव नहीं हो पाता है। तो ये कठिन तरीके से संविधान के अंतर्गत परिवर्तन होता है ना। तो कठोरता का अर्थ होता है संविधान में कठिन तरीके से परिवर्तन। संविधान में परिवर्तन संसद में ही होता है, और संसद में विशेष या अलग से ज्यादा बहुमत लाने की आवश्यकता हो जाती है, इसलिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान कठिन तरीके से संशोधित होते हैं। फिर बात करते हैं जैसे कठिन तरीके से संशोधन, जैसे कौन से प्रावधान कठिन तरीके से संशोधित होते हैं? जैसे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में अगर आपको कुछ भी परिवर्तन करना है तो कठिन तरीके से ही होगा। ठीक है, इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व में आपको कुछ परिवर्तन करना है तो कठोर तरीके से ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है ना। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये कठिन तरीके से संशोधन जो है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, या कठिन तरीके से जो संशोधन होता है वो कहाँ पर होता है? तो वह अमेरिका में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अमेरिका में होता है, अमेरिका में ऐसा होता है। कैसा होता है? कठिन तरीके से संशोधन होता है। फिर लचीलेपन का अर्थ क्या होता है? लचीलेपन का अर्थ होता है आसानी से संविधान में संशोधन, है ना। आसानी से
संविधान में संशोधन, आसानी से संविधान में संशोधन, आसानी से संविधान में संशोधन। इसका अर्थ होता है उपस्थित जितने भी हैं उस दिन उनका बहुमत लेकर के आ जाओ तो वो संशोधन हो जाता है ना। उपस्थित जितने हैं उनको लेकर के आ जाओ तो संशोधन हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि टोटल लोकसभा में 545 है, लेकिन उस दिन उपस्थित कितने हैं, 300 लोग उपस्थित हैं, तो साधारण बहुमत से जो हमारे संविधान के प्रावधानों का संशोधन होता है या परिवर्तन होता है, उसमें हमें इसमें से 151 लोगों के सकारात्मक वोट की आवश्यकता है। अगर आप 151 लोगों के सकारात्मक वोट को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वो वाला संविधान संशोधन पारित हो जाता है। ठीक है, तो लचीलेपन का अर्थ होता है आसानी से संविधान में संशोधन हो जाना, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, उपस्थित का बहुमत, है ना, उपस्थित तथा मतदान, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का बहुमत, करने वालों का बहुमत, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का बहुमत। अब इस तरीके से कौन से प्रावधान संशोधित होते हैं, इस तरीके से कौन से प्रावधान हमारे यहाँ पर संशोधित होते हैं, जैसे कि नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण ये साधारण बहुमत से हो जाता है। हालांकि इसको संविधान संशोधन का कोई नंबर नहीं दिया जाता है कि इस नंबर का संविधान संशोधन, जैसे आपने पढ़ा होगा 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, तो इस तरीके से कोई संविधान संशोधन का नंबर नहीं दिया जाता है। लेकिन हाँ, संविधान में संशोधन होता जरूर है लेकिन कोई नंबर उसको नहीं दिया जाता है। फिर इसके अलावा इसके अलावा राज्यों में, कुछ राज्यों में हमारे यहाँ पर दूसरा सदन नहीं है, कुछ राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश में दूसरा सदन है, विधान परिषद जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे संसद है ना हमारी, संसद के अंदर दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे राज्यों में भी दो सदन हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, है कि नहीं। तो जो विधान परिषद है वो हर राज्य में नहीं है, लेकिन अगर विधान परिषद के निर्माण से संबंधित कोई विधेयक पास किया जाता है संसद में तो वो भी साधारण बहुमत से ही होता है। राज्यों में विधान, राज्यों में विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषद का सृजन और राज्यों में विधान परिषद का सृजन और उत्सादन, उत्सादन मतलब कि विधान परिषद को खत्म करना, बनाना और खत्म करना, दोनों साधारण बहुमत से हो जाता है संसद के अंदर। तो ये कुछ प्रावधान है जो आसानी से संविधान में संशोधित हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं, संविधान के उन मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं जिनके अनुसार संविधान हमारे यहाँ पर काम कर रहा होता है। तो उसमें एक जो है वो है कठोरता और लचीलेपन का समावेश। तो हमारे यहाँ पर ये दोनों ही है, अर्थात कुछ प्रावधान हमारे यहाँ पर कठोर तरीके से संशोधित होते हैं जैसे कि विशेष बहुमत से, ये कुछ प्रावधान हमारे यहाँ पर आसानी से अर्थात साधारण बहुमत से भी संशोधित हो जाते हैं। तो इन दोनों का समावेश हमारे यहाँ पर किया गया है। ठीक है, फिर एक कठोर तरीके से जो संविधान की बात होती है, इसमें एक सबसे ज्यादा कठोर तरीके का वाला है, उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं का भी सहयोग चाहिए होता है, वो सबसे ज्यादा कठोर प्रावधान है। उसके द्वारा ऐसे प्रावधान संशोधित होते हैं जिसमें केंद्र सरकार और जिसमें राज्य सरकारों का हित जुड़ा हुआ होता है। ऐसे प्रावधान तीसरे प्रकार का जो संविधान संशोधन है उससे संशोधित होते हैं, जिसमें राज्यों की विधानसभाओं का भी जो है कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का उसमें सहयोग चाहिए होता है। तो अगर हम लोग बात करें, हमारे जो काम की बातें हैं वो इतने में ही खत्म हो जाएंगी, है ना, हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो इतने में ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगर मैं इस बात की बात करूं कि कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण जो है वो तो समझ में आ ही गया हमें, लेकिन इसमें एक चीज और भी हो जाती है कि ऐसा क्यों किया गया, कठोरता और लचीलेपन का समावेश हमारे यहाँ पर क्यों किया गया, है ना, वो भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चन उठ सकता है। मैंने कहा था आप लोगों को कि आपके जो एग्जाम का लेवल है उस एग्जाम के लेवल से एक दो पॉइंट आगे ही चल करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ताकि अगर किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपका आ जाए तो हर प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि आसानी से संशोधन, इसमें ये जरूर लिख लीजिएगा कि आसानी से संशोधन
किस देश के संविधान में हो जाता है? ब्रिटेन के संविधान में। तो लिख लीजिएगा ब्रिटेन के संविधान में। ब्रिटेन के संविधान में आसानी से संशोधन हो जाता है। ब्रिटेन के संविधान में आसानी से संशोधन हो जाता है। ठीक है, चलो अब आगे की अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्यों किया गया, जैसे आपसे पूछ लिया जाए प्री में कि भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का समावेश, या भारतीय संविधान की विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का समावेश, ऐसा करने का कारण क्या है? ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आपको दे दी जाए। तो इस सब पीछे करने का कारण ये दोस्तों एक व्यवहारिक कारण है कि भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि बने रहने चाहिए, उनमें परिवर्तन जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए। अगर उनमें परिवर्तन जल्दी जल्दी होगा तो संविधान खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इनमें परिवर्तन जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए, इसीलिए इनको कठोर तरीके से संशोधित करने का प्रावधान किया गया। अगर इनमें जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाएगा तो फिर अधिकार ही नहीं बचेंगे, अधिकार नहीं बचेंगे तो आप अधिकारों को मांगोगे कैसे, है कि नहीं। तो इसलिए तो कुछ प्रावधान ऐसे हैं दोस्तों जो कि बने रहने चाहिए, उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए जल्दी जल्दी, इसलिए कठोरता का समावेश किया गया। लचीलेपन का समावेश क्यों किया गया? इसलिए ताकि अगर कोई प्रावधान ऐसा हो जिसमें कि जल्दी से परिवर्तन हो जाए, अगर कोई समस्या है तो उसमें जल्दी से परिवर्तन हो जाए, इसलिए इस प्रावधान को हमारे यहाँ पर जोड़ा गया। जैसे दो राज्यों जैसे एक नए राज्य का निर्माण करना है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, नए राज्य का निर्माण करना है, तो उसमें कोई बाधा ना आए, तुरंत नए राज्य का निर्माण हो जाए। ठीक, विधान परिषद का गठन और हटाना ये आसानी से हो जाए ताकि ज्यादा दिक्कतें ना हो, क्योंकि वो ज्यादा काम की तो होती नहीं है। तो उसको बना अगर किसी ने लिया है किसी स्टेट में, तो उसको खत्म करना भी उतना ही आसान होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रावधान को साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन में रखा गया है। तो देखेंगे दोस्तों कुछ प्रावधान ऐसे हैं हमारे यहाँ पर जो कि बने रहने चाहिए, इसलिए उनमें संशोधन जल्दी नहीं होना चाहिए, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि आसानी से परिवर्तित हो जाना चाहिए, इसलिए लचीलेपन का समावेश किया गया है। फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों से संसदीय शासन व्यवस्था की दोस्तों, तो ये चौथा हमारा संविधान का विशेषता है, संसदीय शासन व्यवस्था। आप लोग इसका हेडिंग डाल लीजिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, अब संसदीय शासन व्यवस्था के अनुसार हमारे देश का संचालन हो रहा है। संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, सबसे पहले तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ना। ये कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ये प्री में आपका जो है ऑब्जेक्टिव से पूछा जा सकता है। ब्रिटेन से ग्रहण, ब्रिटेन से ग्रहित, है ना, ब्रिटेन से ग्रहित की गई है। फिर उसके बाद में इसकी विशेषता क्या है? अब विशेषताओं को जब हम पढ़ेंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि भारत के अंतर्गत इसके अनुसार कैसे व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है ना। संसदीय शासन व्यवस्था, पहली विशेषता इसकी हम लोग देखते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता है दोस्तों कि इसमें एक वास्तविक और एक नाम मात्र का कार्यपालक होता है। पहली विशेषता है कि इसमें एक वास्तविक और एक नाम मात्र का कार्यपालक होता है। जैसे वास्तविक का अर्थ होता है प्रधानमंत्री और नाम मात्र का अर्थ होता है राष्ट्रपति। अब वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री क्यों प्रमुख होता है? क्योंकि एक्चुअल पावर प्रधानमंत्री के पास ही होती है। और राष्ट्रपति नाम मात्र का क्यों कहलाता है? क्योंकि राष्ट्रपति सारे अधिकांश काम जो हैं वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। उनके नाम से जरूर काम होते हैं, लेकिन वह काम वास्तविक तौर पर किसके द्वारा करवाए जाते हैं? मंत्रिपरिषद के द्वारा ही करवाए जाते हैं, इसलिए वह नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। यह जो कॉन्सेप्ट है वह हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया हुआ है। ब्रिटेन के अंतर्गत भी वास्तविक जो शक्ति धारक है वो वहां के प्रधानमंत्री होते हैं, और नाम मात्र के शक्ति धारक वहां के राजा होते हैं, है कि नहीं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर वास्तविक कौन है? हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री। वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। आप लोग देखेंगे कि हर जगह प्रधानमंत्री के पोस्टर बने हुए नजर आ जाएंगे आप लोगों को, है कि नहीं। जहां देखो वहां प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी का पोस्टर लगा हुआ मिल जाएगा आपको। राष्ट्रपति जी का पोस्टर नहीं मिलता, क्योंकि वो नाम मात्र के प्रमुख है। नाम मात्र के प्रमुख कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से राज्यों की अगर बात करूं
तो वहां पर वास्तविक प्रमुख कौन हो जाता है राज्यों में? मुख्यमंत्री वहां पर वास्तविक प्रमुख हो जाते हैं। और वहां पर नाम मात्र के प्रमुख कौन हो जाते हैं? वहां पर राज्यपाल राज्यों में नाम मात्र के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, कौन वास्तविक प्रमुख है, कौन नाम मात्र का प्रमुख है। हालांकि एक प्रश्न आप लोगों का बनता है, और वह बनता है कि भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो वह राष्ट्रपति आप लोग आंसर लगा करके आइएगा। राष्ट्रपति जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके विषय में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो वास्तविक एवं नाम मात्र का कार्यपालक होता है। फिर जो दूसरी विशेषता है दोस्तों, वह है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुमत दल का शासन होता है। जिसका निचले सदन में बहुमत होता है वही सरकार बनाता है। तो ऐसा ही भारत के अंतर्गत भी हो रहा है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार निचले सदन में जिस भी दल का बहुमत होता है, निचला सदन अर्थात हमारे यहाँ पर लोकसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, वहां पर जिसका बहुमत होता है वही सरकार बनाता है। ठीक है कि तो बहुमत दल का यहाँ क्या होता है? शासन होता है। आप लोग इसको नोट करते जाएं, लास्ट में मैं बता दूंगा आप लोगों को कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। फिर उसके बाद अगली विशेषता की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट विशेषता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें, है ना। पहले तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको कि कार्यपालिका अर्थात मंत्री लोगों की यहाँ पर बात हो रही है, विधायिका अर्थात संसद की बात हो रही है, के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है ना। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मंत्री लोग होते हैं वो सामूहिक रूप से, विधायिका अर्थात संसद में भी अगर मैं भारत की बात करूं तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मंत्री ने अगर कोई काम किया है तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा में जाकर के सभी को जवाब देना पड़ सकता है उस एक मंत्री के गलत काम के लिए। इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका अर्थ दूसरा भी निकाल सकते हैं हम लोग, अगर कोई एक मंत्री है वो मंत्री परिषद के निर्णय से सहमत नहीं है तो अर्थात वह सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता है, तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि वो सामूहिक उत्तरदायित्व अर्थात मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय का उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे त्यागपत्र भी दे देना चाहिए। तो इस तरीके से त्यागपत्र देने वाले जो प्रथम भारतीय मंत्री थे उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताया कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भारत के अंतर्गत कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद, विधायिका इट मीन्स के लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। एक काम के लिए पूरी की पूरी मंत्री परिषद रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका उल्लेख अगर मैं बात करूं आप लोगों को भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) में दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) में इसका उल्लेख किया गया है ना। तो उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ ये भी है दोस्तों कि अगर मान लीजिए मंत्री परिषद ने सही तरीके से उत्तरदायित्व नहीं लिया लोकसभा के अंतर्गत, जैसे मंत्री परिषद ने कोई काम कर दिया है या एक मंत्री ने कोई काम कर दिया है और लोकसभा के अंतर्गत उसका उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मंत्री परिषद जाहिर नहीं कर रही है, तो विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है लोकसभा के अंतर्गत, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है लोकसभा के अंतर्गत, और अगर वो पास हो गया लोकसभा से तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। तो उत्तरदायी है इसलिए उनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो उनको सरकार से हटाया भी जा सकता है। ये एक अच्छी चीज है हमारे यहाँ पर कि भैया अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो आपको हटाया जा सकता है, जिससे सरकार के ऊपर कुछ दबाव बना रहता है। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक का मतलब सभी के सभी मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हमारे यहाँ पर है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, मंत्री विधायिका के सदस्य भी होते हैं। ये भी एक विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था की कि मंत्री लोग विधायिका के सदस्य होते हैं। तो मंत्री अर्थात कोई भी मंत्री, विधायिका अर्थात संसद के सदस्य होते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, जबकि एक और व्यवस्था है जिसको हम लोग अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, जो अमेरिका में है। उसके अंतर्गत जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं दोस्तों, वह विधायिका के सदस्य नहीं होते, अर्थात वो सांसद नहीं होते। वहां पर जो मंत्री लोग बनते हैं, अमेरिका के अंतर्गत जो मंत्री लोग बनते हैं, अमेरिका में मंत्री को सचिव के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर जो भी मंत्री बनता है वह सांसद नहीं होता है,
राष्ट्रपति जो बनते हैं वो अपने हिसाब से लोगों को चुन लेते हैं कि तुम विदेश मंत्री का काम करोगे, तुम रक्षा मंत्री का काम करोगे। राष्ट्रपति अपने हिसाब से वहां पर चुनते हैं, सांसदों में से वह नहीं चुनते। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि जो मंत्री लोग होते हैं वो विधायिका के सदस्य होना अनिवार्य है। 6 माह तक नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर उनको सदस्यता ग्रहण तो करनी ही करनी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, संसदीय शासन व्यवस्था का, कि मंत्री विधायिका के सदस्य तो होते ही होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। वहां पर मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पर लेकिन होते हैं। और उसके बाद में संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, क्योंकि इन्हीं की नेतृत्व में, इन्हीं की लीडरशिप में सब कुछ काम होता है, क्योंकि यह वास्तविक प्रमुख होते हैं देश के, तो इन्हीं की लीडरशिप में काम होता है। संसदीय शासन व्यवस्था की ये एक प्रॉपर विशेषता है। जबकि मैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करूंगी तो वहां किसकी लीडरशिप चलती है, वहां पर राष्ट्रपति की लीडरशिप चलती है, वहां पर प्रेसिडेंट का लीडरशिप चलता है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या चलता है, इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लीडरशिप चलती है। तो ये एक विशेषता हो जाएगी हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था की। फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में निचले सदन का विघटन होता है। हमारे यहाँ पर निचला सदन कौन सा, लोकसभा है। हर 5 साल में उसका विघटन हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, और फिर नई लोकसभा का चुनाव होता है। तो यह संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है ना, संसदीय शासन व्यवस्था की मित्रों यह विशेषता है। फिर उसके बाद आगे की बात करें तो एक विशेषता इनकी यह भी है कि कार्यपालिका और विधायिका में सहयोग भी होता है। क्यों, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य अर्थात मंत्री लोग, है ना, क्यों, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य अर्थात मंत्री लोग विधायिका अर्थात संसद के सदस्य होते हैं। होते कि नहीं होते? तो अगर संसद को कोई कानून बनाना है तो मंत्री लोग उसमें सहायता कर सकते हैं, या सरकार को कोई कानून बनाना है तो संसद उसको उनमें सहायता कर सकती है, क्योंकि वह संसद के ही तो मेंबर हैं, और संसद के ही मेंबर हैं तो संसद में कानून बनाना उनके लिए आसान हो जाता है। मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, कानून बनाने में दिक्कत नहीं होती है, तुरंत निर्णय लेने में दिक्कत नहीं होती है, तो आपसी सहयोग से भी काम करते हैं। तो ये भी एक विशेषता है हमारे यहाँ पर संसदीय शासन की। अब आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें अध्यक्षात्मक आ जा सकता है, अर्ध अध्यक्षात्मक आ सकता है, संसदीय आ सकता है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन आपका पूछा जा सकता है। तो हमारे पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। फिर संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो वह ब्रिटेन से, ये एक ऑप्शन आपके पास में आ सकता है। फिर उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की नहीं है, कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की है, और 4 आपके ऑप्शंस आ सकते हैं और उसमें से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये विशेषताएं अच्छी तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा है। फिर हमारे संविधान की जो अगली विशेषता है उस पर अगर हम लोग बात करें तो सॉरी, अगली विशेषता पर बात करने से पहले, जैसे कि ये आप लोगों ने पॉइंट ये वाला तो नोट डाउन कर ही लिया है, एक चीज और है कि हमारे यहाँ पर जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसको कई नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। संसदीय शासन व्यवस्था को कई नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहली बात, इसको वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ कि वेस्टमिंस्टर प्रणाली कौन सी व्यवस्था को कहते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था को कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन में जहां पर संसद है ना, उस एरिया का नाम ही वेस्टमिंस्टर है। ब्रिटेन पे जहां पर संसद है उस एरिया का नाम वेस्टमिंस्टर संस्था है। उसी के आसपास वहां पर आपको मंत्री वगैरह के जो ऑफिसेज वगैरह हैं वो भी मिल जाएंगे। तो अब इनके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण उस स्थान को वेस्टमिंस्टर बोला गया, उसी व्यवस्था को हमने अपनाया हुआ है, इसलिए हमारी व्यवस्था को, संसदीय शासन व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी बोल दिया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, इसको उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि हमने बताया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो रही है इसमें, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार होती है। और अपने द्वारा किए गए कामों का उत्तरदायित्व लेने के लिए लोकसभा में तैयार नहीं होते हैं
तो फिर अविश्वास प्रस्ताव ला करके इनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसलिए इनका उत्तरदायी होना तो अनिवार्य हो जाता है। जो भी लोग लोकसभा में इनसे पूछते हैं सरकार से प्रश्न, उन सभी का उत्तर देने के लिए यह बाध्य होते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में मंत्रिमंडल की सरकार भी इसको कहा गया है। संसदीय शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडल की सरकार भी कहा गया है। इट मीन्स के कैबिनेट सरकार भी कहा गया है ना। इसको इंग्लिश में लिखे, मंत्रिमंडल का क्या अर्थ होता है? कैबिनेट। इसको कैबिनेट सरकार भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर पावर किसके पास में है? कैबिनेट के पास में है। तो संसदीय शासन प्रणाली को कैबिनेट सरकार शासन प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेन पावर कैबिनेट के पास में होती है। कैबिनेट में ही प्रधानमंत्री भी होते हैं और मुख्यमंत्री भी होते हैं, तो इसलिए इसको कैबिनेट सरकार के नाम से भी जाना गया है। फिर इसको प्रधानमंत्री सरकार भी कहा गया है। क्यों कहा गया है प्रधानमंत्री सरकार? क्योंकि इसमें मेन पावर प्रधानमंत्री के पास में होती है। जैसे अपन ने बात किया कि एक तो इसमें वास्तविक प्रमुख होता है, एक इसमें नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, इसलिए इसे प्रधानमंत्री सरकार के नाम से भी मित्रों जाना जाता है। ठीक है, चलो अब ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई इनकी। फिर हमारे यहाँ पर एक चीज और भी है कि हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को तो अपनाया है, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है। 4 ऑप्शन देकर के आप लोगों से ऑप्शन में आंसर पूछा जा सकता है। मैंने कहा है आप लोगों को दोस्तों कि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डीपली यहाँ पर हर टॉपिक का अध्ययन करवाऊंगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हमारे नोट्स से बाहर ना जाए, है ना, और आप लोग इसमें अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाए और लोग विद्यार्थियों से आगे पहुंच पाए। तो भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में अंतर क्या है, जल्दी से आप लोग इस हेडिंग को नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग इसको समझते हैं। जो पहली जो दोनों के बीच में अंतर है वो ये है कि ब्रिटेन में जो संसद है वो संप्रभु है। क्या है भाई साहब? ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, मतलब ब्रिटेन की संसद ने जो कानून बना दिया वो बन गया, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसको असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। तो ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, उसने जो कानून बना दिया वहां की न्यायपालिका उसकी समीक्षा करके, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके, उसका जुडिशियल रिव्यू करके, ये सब एक ही सिद्धांत के अलग अलग नाम है, उसको असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। लेकिन भारत में जो संसद है वह संप्रभु नहीं है। भारत की संसद अगर कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, और संविधान के विपरीत होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है और उसको लागू करने से रोक सकती है। तो हमारे यहाँ पर संसद संप्रभु नहीं है, जबकि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। तो एक ये हमारे और ब्रिटेन की क्या है, एक जो है अंतर है। तो ये पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटेन की संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। फिर दूसरा जो हमारा दोनों के बीच में अंतर है वो ये है कि भारत के अंतर्गत जो भारत का प्रमुख है अर्थात राष्ट्रपति, वह निर्वाचित है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ होता है कि भारत का प्रमुख निर्वाचित होगा, कोई भी व्यक्ति भारत के प्रमुख के पद पर जा सकता है। ठीक है, ऐसा है। हमारे यहाँ पर कुछ विशेष लोगों को कोई विशेषाधिकार नहीं दिए गए कि राष्ट्रपति को हमने कोई विशेषाधिकार दे दिए गए, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जा सकता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र है। ब्रिटेन में वहां का जो देश का प्रमुख होता है वो हमेशा राजा होता है, वो वंशानुगत होता है, निर्वाचित नहीं होता है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा वहां पर, है ना, या फिर कोई रानी वहां पर बनेगी। तो राजा या रानी ही वहां पर क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर कोई भी देश के प्रमुख के जा सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर दोनों के बीच में एक अंतर है। तो इसको भी आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, लिखा हुआ यहाँ पर। भारत का प्रधान, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा, भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है अर्थात राष्ट्रपति। भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है अर्थात राष्ट्रपति।
हमारे यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है? गणतंत्र व्यवस्था है। अगर देश का प्रमुख निर्वाचित होगा तो उस व्यवस्था को गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं हम लोग, है कि नहीं? ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था को, आगे मैं आपको बताऊंगा। संविधान की विशेषता में गणतंत्रात्मक विशेषता भी है, और वो हमने फ्रांस से ग्रहण किया हुआ है। फिर उसके बाद जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है, ब्रिटेन के अंतर्गत उत्तराधिकारी व्यवस्था है, वहां पर राजा का बेटा ही राजा होता है या कोई रानी जो है प्रमुख होती है। तो ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है, अर्थात राजतंत्र है। राजतंत्र। अगर मैं इधर अपने यहाँ की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। और अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो यहाँ पर राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। राजतंत्रात्मक लोकतंत्र अर्थात वहां पर देश का प्रमुख तो क्या हो जाएगा? वंशानुगत हो जाएगा, लेकिन वहां पर भी निर्वाचन के माध्यम से प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लोकतंत्र वहां पर भी है, लेकिन देश के प्रमुख के रूप में वहां पर राजतंत्र भी है। हमारे यहाँ पर गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, अर्थात हमारे यहाँ पर प्रमुख निर्वाचित होता है, और जो मुख्य काम करने वाले लोग प्रधानमंत्री मंत्री वो भी निर्वाचित होते हैं, वो भी लोकतंत्र वाली बात है। और जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत राजतंत्रात्मक दोस्तों लोकतंत्र है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जैसे मैंने कहा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली, क्योंकि संविधान की विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या मूलभूत अंतर है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन देकर के आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, ये दोनों के बीच में अंतर हो गया। अब इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली के कुछ गुण भी हैं दोस्तों, और संसदीय शासन प्रणाली के कुछ दोष भी हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली के कुछ गुण हैं और संसदीय शासन प्रणाली के कुछ दोष हैं, उस पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अभी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप लोग देखोगे तो हेडिंग डाल लीजिएगा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के कारण पहले देख लेते हैं, फिर गुण और दोषों की भी बात कर लेंगे। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया क्यों? यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया गया है, क्योंकि संविधान की विशेषता है। आपके सिलेबस के अंतर्गत लिखा हुआ है कि संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करना है आपको। तो हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पहला जो कारण है, ऐतिहासिक कारण है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने का। ऐतिहासिक कारण का अर्थ क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक कारण है ना, ऐतिहासिक कारण है। और जो कारण है वो भी मैं एक बार आपको पूरा बता देता हूँ, फिर एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। दूसरा जो कारण है, संसदीय शासन प्रणाली में अधिक उत्तरदायित्व होता है। अभी आप लोग लिखिए नहीं, मैं एक एक को समझाता जाऊंगा, एक एक को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य टकराव नहीं होता है इसमें। भारतीय समाज की विविधता और सबको प्रतिनिधित्व इसमें मिल जाता है, इसलिए। तो यहाँ पर पहले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने के पीछे का कारण, पहला कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने का पहला कारण ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण मतलब कि हमारे यहाँ पर पहले से संसदीय शासन व्यवस्था के अनुसार काम हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन हमारे यहाँ पर इसी संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार काम कर रहा था। हमारे यहाँ पर प्रमुख कौन था? राजा। ब्रिटेन का राजा प्रमुख माना जाता था, और उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि अर्थात यहाँ पर वायसराय को बैठा दिया था। तो हमारे यहाँ पर एक वास्तविक प्रमुख जो कि वायसराय, और एक नाम मात्र का प्रमुख जो कि राजा के रूप में काम कर रहा था, ब्रिटेन के राजा के रूप में। ऐसा व्यवस्था हमारे यहाँ पर पहले से चल रही थी। तो ऐतिहासिक कारण का अर्थ यही हुआ कि पहले से चल रही व्यवस्था, अर्थात ऐतिहासिक रूप से जो हमारे यहाँ पर व्यवस्था थी उसी को कंटिन्यू रखा गया। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भारतीय जनता उस समय ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर नई व्यवस्था को हम लोग लेकर के आते जो कि अमेरिका में थी, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, तो भारत में समस्याएं खड़ी हो सकती थी, भारतीय लोगों को उसमें समझने में परेशानी हो सकती थी। ऐसा है। तो ऐतिहासिक कारण का अर्थ ये होगा कि पहले से इस व्यवस्था के अनुसार काम हो रहा था, पहले से इस व्यवस्था के अनुसार काम हो रहा था, है ना? पहले से इस व्यवस्था के अनुसार मित्रों काम हो रहा था।
फिर अधिक उत्तरदायित्व है इसमें, सही बात है, इसमें ज्यादा उत्तरदायित्व है इसमें, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक मंत्री के द्वारा भी किए गए काम के लिए पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हमें कुछ फायदा भी मिल रहा होता है ना। सरकार जो है वो क्या होती है, थोड़ा सा डरती है। फिर उसके बाद आगे की बात करूं अगर आप लोगों से, तो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य टकराव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इस व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य टकराव? क्योंकि विधायिका कौन है, संसद, और कार्यपालिका कौन है, मंत्री लोग। दोनों में टकराव ज्यादा नहीं होता है। तो कार्यपालिका और विधायिका में टकराव कब हो सकता है? जैसे कि मंत्री ने कोई काम किया लेकिन विधायिका के अंदर बैठे हुए सांसद उसका विरोध कर रहे हैं, विधायिका के अंतर्गत बैठे हुए सांसद उनसे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, काम करने में रोड़ा डाल रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं अर्थात मंत्री, वो विधायिका के सदस्य भी होते हैं। तो विधायिका के सदस्यों से मिलते जुलते रहते हैं, उनको अपनी बातों को समझाते रहते हैं, जिससे जब कभी भी मंत्रियों को विधायिका की सहायता की आवश्यकता होती है, सांसदों की सहायता की आवश्यकता होती है, तो सांसद उनका समर्थन करके वो काम करवा लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में टकराव होने की संभावना कम होती है कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए विधायिका के सदस्य अलग हो, कार्यपालिका के सदस्य अलग हो, दोनों एक साथ बैठे ही ना, और दोनों एक साथ नहीं बैठे, और तो फिर दोनों के बीच में कैसे बातचीत होगी? मंत्री लोग अपनी बातों को कैसे सांसदों को समझा पाएंगे? और अगर सांसदों को नहीं समझा पाए तो संसद के अंदर कानून कैसे बन पाएंगे? लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, मंत्री लोग सांसदों से बातचीत करते रहते हैं, उनको चीजों को समझाते रहते हैं, जिससे मंत्री लोगों को सांसदों का सहयोग प्राप्त हो जाता है और कानून निर्माण में समस्या नहीं आती है। तो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य टकराव नहीं होता है। और फिर यहाँ पर क्या लिया हुआ है, भारतीय समाज की विविधता और सबको प्रतिनिधित्व, ये भी एक कारण है संसदीय शासन व्यवस्था का। अब देखो इसमें इस कारण को थोड़ा सा डीपली हमें जाकर के समझना पड़ेगा। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं भारतीय समाज की जो विविधता है वो कैसा है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म है, हमारे यहाँ पर अलग अलग जाति है, हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के लोग भी रहते हैं। अलग अलग प्रजाति अर्थात उत्तर में आर्य है, दक्षिण में द्रविड़ है, पूर्व में हमारे यहाँ पर मंगोल प्रजाति के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग धर्म, अलग जाति, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। उत्तर भारत में अलग कल्चर है, दक्षिण भारत में अलग कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट में अलग कल्चर है। तो अब अगर हमें इन सब को प्रतिनिधित्व देना है, तो इन सब को प्रतिनिधित्व कब मिल सकता है? सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी प्रजातियों को, सभी संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है मंत्री बनना। प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है मंत्री बनना। तो मंत्री कब बन सकता है? जब इनमें से लोग निर्वाचित होकर के आएंगे, इनमें से लोग निर्वाचित होकर के आएंगे और यही क्या बनेंगे, सांसद बनेंगे, और यही सांसद फिर मंत्री बन जाएंगे, तब प्रतिनिधित्व मिलेगा ना। तो भारतीय समाज की विविधता के अनुसार, ये जो विविधता है उसके अनुसार अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रजाति के लोग निर्वाचित होकर के आते हैं हमारे यहाँ पर, और सांसद बनते हुए मंत्री बन जाते हैं। तो हमने इसलिए इसको अडॉप्ट किया हुआ है ताकि सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, मंत्री सब लोगों के लोग बन जाए। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनका एक मंत्री बन जाए, तो उनको कोई जरूरत पड़े तो कम से कम उस मंत्री से वो सहायता तो मांग पाए। आर्य लोग हैं, द्रविड़ लोग हैं, उनके मंत्री बन पाए, ताकि अगर वो सहायता की जरूरत पड़े तो उस मंत्री से बातचीत तो कर पाए, है ना। सबको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया। जबकि हम लोग अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि सांसद लोग मंत्री नहीं बनते। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार अपने मंत्रियों का चयन करते हैं। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि उसमें सबको प्रतिनिधित्व मिल जाए, वो तो जिनको वो चाहेंगे उनको मंत्री बना देंगे। तो उसमें सबका रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी नहीं है कि हो पाए, लेकिन इसमें सबका प्रतिनिधित्व हो जाता है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। इसलिए हमने इसको अडॉप्ट किया ताकि भारत के अधिकांश समाज को संतुष्ट किया जा सके, भारत के अधिकांश समाज की समस्याओं का निराकरण किया जा सके, इसलिए हमने इस चीज को अडॉप्ट किया हुआ है। तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है वो ये आ सकता है
कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, निम्न में से कौन से कारण हैं, कौन से कारण नहीं है। इस तरीके के 4 ऑब्जेक्टिव आपको देकर के और क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक हमारी क्लास है। इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें 2 बिंदु और आप लोगों के बचे हुए हैं, और वो बचे हुए हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था के कुछ गुण हैं और संसदीय शासन व्यवस्था के कुछ दोष हैं। उनका भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्योंकि संविधान की विशेषता है वो कि संसदीय शासन व्यवस्था के इनमें से कौन से गुण हैं, नहीं है, कौन से दोष हैं, नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग संविधान की अगली विशेषता का अध्ययन स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा लगातार इस सीरीज के साथ में, ताकि आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएं। जय हिंद, जय भारत।